नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया मंथन न्यूज के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ सुदीप बिश्नोई और रात के 10 बज चुके हैं। प्राइम टाइम शो में आज हम बात करेंगे राजस्थान में कौन सच्चा कौन झूठा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है कि हमने राजस्थान में बहुत कुछ विकास किया था पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार। और अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि राजस्थान प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अ, अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा आज ये मैं तय नहीं करूंगा, आज ये तय करेगी मेरी ऑडियंस, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग। आज मैं प्रदेश के युवाओं के लिए एक खुला मंच छोड़ रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होइए। मैं आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाला है मैंने। और इनके साथ साथ मीडिया मंथन फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में, सुधीर बिश्नोई की फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में और मीडिया मंथन न्यूज के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, यानी मैंने 3 जगह ये लिंक डाला है। वहां पर कनेक्ट करके आप लोग मेरे साथ इस टीवी स्क्रीन पर लाइव आ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ सवाल जवाब का इस संवाद को, कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। ये लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम होगा। हम लोग 10:30 बजे तक आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे और इस समय तक हम अधिकांश लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा झूठी या फिर कांग्रेस झूठी। ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में मीडिया की अपनी एक जगह होती है और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई कौन कह रहा है, कौन जो कह रहा है वो सच है। अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि हमने अनेकों विकास के काम किए हैं, हमने कोविड में बेहतर मैनेजमेंट दिया है, तो हमने अब बेरोजगारों को रोजगार दिया, हमने किसानों के लिए, किसानों को सबल करने के लिए कर्ज माफी की है। यह गहलोत सरकार का कहना है। तो वही भाजपा कह रही है कि सब कुछ झूठ है, कुछ भी नहीं है। उनका, भाजपा का यह कहना है कि अशोक गहलोत सरकार सब जगह फेल हुई है, सरकार सिर्फ अपने अंदरूनी कलह में उलझी हुई है और सरकार सिर्फ तौर पर लोगों को जोड़ने के लिए बनी। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका मैं नाम ले लेता हूं। मेरे साथ है सतीश जाट है, हनुमान जाट है मेरे साथ, और उसके बाद छोटू जाजरा है मेरे साथ, शिवलाल चौधरी जी है, सरवन माल देरू जी है मेरे साथ, और आगे सरवन लाल जी कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां ही खराब। अब देख लीजिए भाई, तय आपको करना है। आपको, हमारी ऑडियंस कह रही है कि आप दोनों ही खराब हैं, आप सही नहीं है दोनों। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि कौन सही कौन झूठा। अब आप लोग ही तय करिए कि भाई आप लोग किसने राजस्थान के लिए क्या किया है, कौन सी पार्टी कह रही है हमने ये किया है, वो सही है या नहीं है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे साथ सुरेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आप कंफर्टेबल बैठ जाइए, मैं आपको लाइव के लिए रेडी कर रहा हूं, आपको ऐड कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे लिसनर मोड पर लोग आएंगे उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए, अपनी बात को जरूर रखिए और सीधे तरह से, कोई हा हल्ला नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, सही व सटीक अपनी बात रखने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हुइए, हमारे साथ जुड़िए। हम इस शो को बेहतर ढंग से करेंगे और इसको आगे पहुंचाएंगे, आपके एक एक ट्वीट को भी पहुंचाएंगे। तो अब मैं लेता हूं सरवण जी को। सरवण जी, मेरी आवाज आ रही है? मीडिया मंथन न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, आपका लगता है मुझे माइक आवाज डबल आ रही है। जी, चलिए सरवण जी, तो माफी चाहता हूँ। सुरेश जी, आप अपनी बात को रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दें, क्योंकि बतौर दर्शक आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अपना एक छोटा सा बायो हमें जरूर बताएं। सर मैं इंजीनियर सुरेश चौधरी जयपुर से हूँ। फिलहाल मैं जबलपुर में हूँ। जी, तो आप जी सर। जबलपुर में अभी काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग में अपना, या फिर क्या कर रहे हैं अभी जबलपुर? सर मैं इंजीनियर हूँ यहाँ पे, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरी पोस्टिंग है, प्रोडक्शन इंचार्ज हूँ मैंने यहाँ पे मतलब। जी, दुख नहीं होता है सुरेश जी कि आप एक राजस्थान के वासिंदे हो और अपने परिवार से दूर जबलपुर बैठे हो? क्या अगर आप इंजीनियरिंग में इतने बेहतर है तो आप अपने गृह जिले जयपुर में आपको रोजगार नहीं मिलता? नहीं सर, रोजगार है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रोजगार अपने दी कोशिश करेंगे तो रोजगार कहीं भी मिल जाएगा।
जी। लेकिन अलग अलग जगह और उसमें न्यू कल्चर में जो सीखने का जो मौका है, अभी अपनी एक एज होती है सीखने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसकी आप। 35 तक एक ऐसी एज होती है कि अपन मतलब कहीं भी बाहर घूम के अच्छा नॉलेज लेके मतलब अपन एक अच्छी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन एक बाद में एज ऐसी आ जाती है, इसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये सब हम्म। चीजें, वो चीजें अपन गृह जिले में जॉब तो उस टाइम बाद में भी कर सकते हैं वो, लेकिन ये जो बाहर रहने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि अभी हमारी उम्र है बहुत कुछ करने की, इसलिए आप जी बाहर जाकर के कर रहे हैं। लेकिन सर मेरा, आप एक युवा है और युवा होने के नाते मेरा पहला सवाल है कि इस समय देश ही नहीं अपितु प्रदेश ही नहीं अपितु देश में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन जी सी सरकार या किस प्रकार से हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं? एक इंजीनियर होने के नाते आपके दिमाग में क्या आइडिया है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक समय था कि लोग और जी भर भर के हर परिवार वाले कह रहे थे कि बेटे को इंजीनियरिंग करवाइए, इसका नंबर आ जाएगा, बेटे को ये करवाइए। लेकिन आज धीरे धीरे इंजीनियरिंग का क्रेज कम हो गया है या वैसे ही बरकरार नहीं सर, इंजीनियरिंग का क्रेज काफी कम हो गया। पहले एक टाइम ऐसा था, मतलब मैंने 2010 में जब इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था तो उस टाइम एक ऐसा क्रेज था, यदि किसी ग्रामीण इलाके में भी कोई इंजीनियरिंग करता था तो मतलब अपने माता पिता या अपन को भी बहुत प्राउड फील होता था कि मतलब मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। लेकिन आज इंजीनियरिंग की वो हालात हो गए हैं कि मतलब आज आपकी मतलब कोई वैल्यू नहीं रह गई इंजीनियरिंग की। आज मतलब एक भेड़ बकरी की जो चाल होती है ना, उस टाइप से गली गली में इंजीनियर है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। मैं जी। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इतना रिज्यूम्स वगैरह ये आते हैं, मतलब आदमी 15-15 हजार रुपए में इंजीनियरिंग वाले आदमी काम करने को तैयार है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मतलब सरकारी ही जिम्मेदार है इसमें। आप एक एग्जाम्पल देखिए ना, कांग्रेस सरकार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी सरकार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। दोनों सरकारें एक दूसरे को वो कर रही है, बाकी वो नहीं, रोजगार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। निजीकरण हम्म। कर रहे हैं हर चीज का, चलो वो ठीक है, मानते हैं कि सरकार, लेकिन अल्टीमेटली तो रोजगार कम हो रहे हैं ना। हम्म। तो कैसे ये कैसे रोजगार को बढ़ा सकती है सरकारें, कैसे रोजगार को बढ़ा सकती है? आपके पास कोई आइडिया है? सर बहुत है सरकार आइडिया सर, इसको सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मेरा ओपिनियन है जो अपना जो एक, यदि रिटायरमेंट की जो एज अभी 60 साल है, तो उस पे एक संशोधन किया जाए, उसको मतलब 2 साल 3 साल, उसमें 58 साल या 56 साल का उसमें रडार लगाया जाए, या उसमें 30 साल का सर्विस का रडार लगाया जाए। तो इसमें बहुत से मतलब लोग रिटायर होंगे तो उसमें नए युवाओं को मौका मिलेगा। प्लस हम्म। नई नई इंडस्ट्रीज, मतलब आप बाहर से विदेश से लगाने को आए इन्वेस्ट इसमें अपने जो, मैं तो राजस्थान का ही बोलता हूँ कि राजस्थान में एक हर तरह से मतलब एनवायरनमेंट सूट करता है अपना राजस्थान, मतलब क्षेत्रफल में बड़ा है। तो बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं उनको इनवाइट करे जाए। इनवाइट कौन करेगा? इनवाइट यहाँ के लीडर करेंगे। उनको कोशिश हम्म। करनी होगी बाहर से मैक्सिमम कंपनियों को यहाँ लाना होगा उनको, तभी तो रोजगार मिल पाएगा। अपन नहीं, बात बड़ी सुरेश बड़ी कर जी, ये लेते हैं बात कि यार समझते अपन, नहीं है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सरकारें हर आदमी को तो रोजगार नहीं दे सकती है ना? कुछ ना मैं कुछ युवाओं समझता हूँ, को भी रेस्क्यू करना पड़ेगा ना। सरकारी नौकरी तो हर आदमी को नहीं मिल सकती है ना। इसके लिए नहीं युवाओं को कुछ रोजगार के लिए अपने कुछ इंडस्ट्री एरिया में, या सरकारों को, आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि एज लिमिट घटानी चाहिए। ठीक है, आपका एक पॉइंट हमने नोटेट किया और ये होना चाहिए। ठीक है, देखो उससे इसमें दो कुछ लोगों फायदा को मिलेगा रोजगार मिलेगा। इसमें। लेकिन ये तो बात नहीं है ना कि अगर 58 कर दिया जाए या 56 कर दिया जाए तो सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं नहीं इसमें है। सर लेकिन क्या रोजगार सब लोग, आपको, नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आपने बात रखें। या फिर सरकारों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो लाल मीटिंग की बात करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं कि हम लोग लाल मीटिंग बिछा रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों को ला रहे हैं। क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो युवा है, आप है, मैं हूं, या हमारे साथ जमनालाल जी बैठे या कोई और हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो कि वो कम से कम 15 20 25 लोगों को रोजगार दे सके, ऐसे लोगों को सरकार क्या इनोवेटिव करके उनके संसाधनों को, उनके काम को, या उनको सरकारी सहायता देकर के, या फिर उन्हें लोन या इस तरीके से कुछ दे करके, ताकि वो अपने कार्य में स्थापित हो जाए और इनके साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार दें? क्या इस दिशा में अब इस देश को जाने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब नहीं, से? सर इस दिशा में जाने की बहुत जरूरत है। अपने यहाँ पे युवाओं में कौशल और उसमें कमी नहीं है, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है मार्गदर्शन। आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता है, मतलब रिस्क लेने से कतराता है, क्योंकि अभी आदमी का इकोनॉमी उतना ठीक नहीं है। आदमी इकोनॉमी ठीक नहीं हो तो वो यही सोचता है कि मैं यदि 4 लाख 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा और मेरा यदि सक्सेस नहीं होएगा तो मैं, ये कर्जा होगा मेरे ऊपर, ऋण होगा, मैं कहाँ से चुकाऊंगा? आदमी को वो सपोर्ट चाहिए। यदि आदमी पे वो सपोर्ट आ जाएगा, ये पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी कि आप
स्टार्ट करिए, आपका यदि नुकसान होगा तो हम देखेंगे। तो आप रोज आदमी में कौशल है, टैलेंट है, सब लिंक करने की उसमें क्षमता के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशनल सेमिनार चाहिए उसके लिए, रोजगार के लिए उसको अपने जो बुक्स भी पढ़ाते हैं उसमें सेल्फ बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है, उसमें कुछ अलग ही सिखाया जाता है। रोजगार के बारे में कभी नहीं सिखाते, उसके बारे में कभी ये नहीं चाहता है कि अपने आदमी बिजनेसमैन बने, ग्रामीण किसान का बेटा बिजनेसमैन बने, ये कभी किसी को नहीं बताया जाता। जी ठीक है, मैं आता हूं। मेरे साथ जमन लाल खटीक जी जुड़ चुके हैं। जमन लाल जी, भाजपा और कांग्रेस इस समय दोनों पार्टियां कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, ये कह रहे हैं हमने बड़ा काम किया। दोनों पार्टियां एक दूसरे के बड़े नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता, उधर केंद्रीय गृह मंत्री आरोप लगाते हैं कि यह सरकार तो सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि किसी न किसी तरह मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 5 साल निकल जाए। अगर है आप में हिम्मत तो आप हमारे साथ अभी चुनाव करवाइए और चुनाव में आइए, हम आपको हरा करके बताएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत सामने आते हैं, एक लेटर जारी करते हैं लव लेटर की तरह, और कहते हैं कि जितने शाह जी ने बोला है वो सब झूठ है। शाह जी को प्रदेश भाजपा ने कुछ बताया नहीं, हमने बहुत सारा मैनेजमेंट किया, हमने कोविड के समय बेहतर मैनेजमेंट किया। तो आपके हिसाब से कौन सच्चा कौन झूठा? पार्टियां तो दोनों बड़े बड़े वादे करती है जी। और कई सालों से करते भी आ रही है, हम्म। पर मेरे को नहीं लगता है कि मतलब गरीब लोगों का काम हुआ हो। हम्म। क्योंकि ये पार्टियां बड़े बड़े वादे तो कर देती है, हम्म। पर जब लोगों के लिए काम पड़ता है, जैसे अभी बेरोजगार और जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, तो इनमें मतलब इनको रोजगार नहीं मिलता है, तो ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, तो इनकी कौन सुनता है? दोनों पार्टियों के नेता किसी की नहीं सुनते हैं। इस चीज को सब जानते हैं कि दोनों पार्टियों के नेता इनकी सुनते नहीं है, तो जाए कहाँ पे अभी इनके तो लिए? क्या अब किया जाए तीसरा, प्रदेश का? तो इनके लिए तीसरा विकल्प बहुत जरूरी है, और तीसरा हम्म। विकल्प होना चाहिए, क्योंकि तीसरा विकल्प अगर नहीं मिलेगा इनको, तो इनका दोनों पार्टियों का दिमाग भी अगर ठिकाने नहीं आएगा, और इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए तीसरा विकल्प बहुत ही जरूरी है। नहीं, तो तीसरा मेरा कहना विकल्प भी, इतना क्योंकि सक्षम है कि वो इन इन दोनों भरी भरकम पार्टियां जिनके पास इतना पैसा है, मोटा पैसा है, इतना अच्छा इनका नेतृत्व है, इनको तीसरा विकल्प ढा देगा? लगता है आपको ऐसा? कोशिश तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, युवाओं को, बेरोजगारों को और गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा, और समझना होगा उनको, इन दोनों पार्टियों की विचारधारा को, लोगों को, गरीब लोगों को और बेरोजगारों को, और सबको समझना होगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक तीसरा विकल्प मजबूती से नहीं उभर पाएगा। अभी आप जानते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कई ऐसे मतलब राज्य है जिसमें तीसरा विकल्प मजबूती के साथ लड़ रहा है, तो अपने राजस्थान में क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, पर इनको समझना होगा, गरीबों को और बेरोजगारों को, किसानों को, इनको समझना होगा कि तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर जरूरी है। अगर तीसरा विकल्प अगर मजबूत होता है तो इन दोनों पार्टियों का दिमाग ऑटोमेटिकली ठिकाने आ जाएगा, और वो मतलब अच्छे अच्छे, अभी आप जानते हो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर चौथे नंबर पर गई, उनका दिमाग ठिकाने आया, तो पेट्रोल और डीजल के अंदर ऑटोमेटिकली इन्होंने रेट कम किया। तो इसीलिए तीसरा विकल्प जरूरी है, और लोगों की मांग भी है कि भी तीसरा विकल्प चाहिए हमारे को। तीसरा विकल्प राजस्थान में बहुत जरूरी हो गया है सर। मतलब इसमें आपका देखो ना, कांग्रेस बीजेपी को पता है कि 5 साल तुम राज करोगे, 5 साल हम राज कर लेंगे, सब मिले हुए हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर सब एक दूसरे पे कर लेंगे, आरोप लगा देंगे, प्रत्यारोप लगा देंगे। लेकिन लेकिन गहलोत आपको ने किसी लगता को नहीं है कि सर राजस्थान जैसे प्रदेश में तीसरा फ्रंट कभी सक्सेस नहीं होगा? क्योंकि होगा अगर मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल इससे थोड़ा इस तरह है कि अगर तीसरा नेतृत्व ऐसा सक्षम हो तो उसके लिए कम से कम आपके पास इन आदर्शीय शक्तियों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, आपके पास मोटे पैसे चाहिए, आपके पास कार्यकर्ताओं का जमावड़ा चाहिए। और अगर वाकई तीसरा फ्रंट अगर इतना मजबूत है तो लखनऊ पहुंचे बेरोजगारों के साथ थर्ड फ्रंट की ओर से क्यों नहीं मामला उठाया गया? क्यों नहीं सड़कों पर ये थर्ड फ्रंट उतरते हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ते हैं? क्यों नहीं राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान सरकार नहीं उठा रही, इसके लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है? क्यों राजस्थान के किसानों के लिए राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक हम लोग कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन न भाजपा लड़ रही है न थर्ड फ्रंट की बात करने वाले लोग लड़ रहे हैं?
बिल्कुल तो जब थर्ड सरकार के फ्रंट, खिलाफ आप ग्राउंड में लड़ाई नहीं लड़ोगे, तब तक कैसे जनता आपके साथ खड़ी रहेगी? बिल्कुल तो हमारी, राजस्थान मेरी बात राजस्थान में सुनो, विपक्ष हमारी तो है लड़ाई ही है ना। राजस्थान के अंदर 2023 की लड़ाई है, तो हम हम्म, तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए, क्योंकि लड़ाई नहीं, तो क्या वोट बता की चोट दीजिए। से ही होगी। लड़ाई तो चोट, राजस्थान वोट की बात चोट से ही माने लड़ाई आप। होगी, क्योंकि अभी राजस्थान में तो 2023 एक ही है ना अभी सर। नजदीक आ रहा है। तो जैसे जैसे मतलब हमारी तैयारियां चल रही है, कि जैसे हमारे जैसे नेताजी, हम जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम्म, मतलब हम थर्ड फ्रंट से हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं कि जैसे नेताजी ने बोला है कि भी जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे, तो हम्म, शुरुआत इसी तरह से होगी। और लोग भी हम्म, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं इस और तीसरे फ्रंट, थर्ड फ्रंट की तरफ तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं उसकी तरफ। हम्म। सर अभी विपक्ष कौन है? विपक्ष कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है। विपक्ष तो आरएलपी पार्टी है। हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, सड़क से लेके संसद से लेके उनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनके विधायक लड़ रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं। आप चाहे और युवाओं की बात कर लो, आरएलपी चाहे का किसानों की कार्यकर्ता, बात कर लो, किसकी भी बात कर लो। हकीकत बात, मेरी बात सुनो सुधीर जी, हकीकत बात यह है कि आरएलपी का जो कार्यकर्ता है ना, वो पैसे वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो सर, राजनीति में बिना गरीब चुनाव नहीं परिवार से लड़ बिलोंग सकते करता हैं। है, और वही गरीब सर, परिवार से ही वो मतलब लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ेगा। आदमी को लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, लेकिन जिस प्रकार से बेनीवाल साहब जो संघर्ष करे वो काबिल तारीफ है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जैसे दो लोग और यदि उनको मिल जाए तो थर्ड फ्रंट बनने से कोई नहीं रोकता है, यदि वैसा संघर्ष करने वाला आदमी। और ऐसा लड़ाका दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं तो जनता के आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ सबसे कि कम से कम आप उनको समझिए, सोचिए और उनसे जुड़िए और उनका सपोर्ट करिए। यदि कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ से भगाना है और एक नए राजस्थान का निर्माण जो उनका सपना साकार करना है, तो बेनीवाल साहब को सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, और मेरा हम तो सवाल पुरजोर तरीके इससे से लगे जुड़ा हैं। है। एक कमेंट आया आर के भादु साहब का, उन्होंने कहा कि 5 साल में तीसरा नेतृत्व यानी थर्ड फ्रंट भी राज करके फिर वही ऐसी स्थिति करे। ये सवाल इसलिए लोगों के मन में है। मैं आप इस सवाल को किसी तो इंडिविजुअली न पहले, लेकर के इस सवाल के ऊपर सही बात है अपनी बात इनका, को मेरी प्रकाश बात सुनो, डालूं। ये जो भादु हम्म, साहब है इनका भी सवाल सही है कि हम्म, तीसरा मतलब वो 5 साल राज करने के बाद में वो भाग जाएगा, पहले मौका तो दीजिए आप। क्योंकि जब पहले मौका ही नहीं दिया, उससे पहले आप ये सवाल कर रहे हो, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, तो उसके मिक्स में बीजेपी भी है, उन्होंने भी राज किया है। क्योंकि आप थर्ड फ्रंट को नहीं, मौका नहीं दोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब आरएलपी को मौका दो, थर्ड फ्रंट चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, वो भी थर्ड फ्रंट आता है, तो उसको भी मौका दो आप। मतलब थर्ड फ्रंट को मौका दोगे तभी जाके इन दोनों पार्टियों का दिमाग ठिकाने आएगा। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए थर्ड फ्रंट राजस्थान के अंदर बहुत जरूरी है, हम्म। तभी नहीं, जाके लोगों का भला हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि जनता के मन में इस बात का डर है कि दिल्ली वाली स्थिति बन जाए। अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, उसके बाद आज कुछ क्या हो रहा है दिल्ली में, ये सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों पर काम हुआ है। ये लोगों के अंदर डर है कि कल कल को ये लोग भी ऐसे निकल गए तो क्या होगा। क्या एक जाति के नेता के ऊपर आरोप लग रहा है, हनुमान बेनीवाल के ऊपर, कि ये एक जाति के नेता है, जाति विशेष के लोगों की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या वहां पर इस ठीक है। देश में अगर प्रदेश में अगर बात कर ले, आप लोग किसानों की सरकार बने यानी थर्ड फ्रंट की सरकार बने, हनुमान बेनीवाल नेता बनते हैं, तो वो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या यहाँ पर जातीय दंगे नहीं होंगे, क्या यहाँ पर दलित सुरक्षित होगा, क्या यहाँ पर स्वर्ण जाति के कुछ लोग आपस में नहीं झगड़ेंगे, क्या प्रदेश इतना बड़ा है कि आरएलपी के साथ इस प्रदेश का तमाम जातीय समीकरण से राजस्थान में चुनाव रहे ये साथ आ जाएंगे। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब अभी भी जनता के जहन में है, और इससे डर की वजह से लोग थर्ड फ्रंट की ओर कम जाते हैं, नहीं तो क्योंकि सर आपके राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा तो जैसे कि थर्ड फ्रंट, जैसे राजस्थान के अंदर उभरता हुआ जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं कि जातिवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है। वल्लभ नगर के अंदर चुनाव थे, वहां पे 12,000 वोटर थे जाट समाज के, वहां पे केवल 70 वोट मिले। मतलब इस चीज को समझना होगा लोगों को कि 70 वोट ही क्यों मिले भाई, ज्यादा 8,000 वोट पड़े वहां पे जाट समाज के उस क्षेत्र के अंदर, तो 70 वोट मिले। तो इस चीज को समझना, अगर उसमें अगर 2,000 आदमी भी जाट समाज के उस पार्टी के साथ में, भाई जातिवादी पार्टी है, तो 2,000 जाट समाज के लग जाते तो वहां पे सीट नहीं निकल सकती थी क्या? वो क्यों 70 वोट ही क्यों मिले उनको? हाँ, दूसरी बात कि जातिवादी पार्टी है तो मुद्दे तो सभी लोगों के लिए उठा रहे ना, जैसे कि टोल फ्री वाला मुद्दा है, तो उसमें क्या क्या जाट समाज ही उस चीज का फायदा लेगा? दूसरी बात, किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, तो किसान कर्ज माफी क्या जाट समाज ही किसान कर्ज माफी का फायदा लेगा? तो इस तरह के जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो जाट समाज को फायदा नहीं मिलने वाला है, वो फायदा आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, उस सबको फायदा मिलेगा, 36 कौम को फायदा मिलेगा उस चीज का, कि ना कि एक ही समाज को।
इसीलिए तो जातिवादी का आरोप लगाते हैं, ये सब झूठे हैं, ये अपने खुद हनुमान जी 36 दोनों कौम के लिए पार्टियों के लड़ाई अपने लड़ते हैं फायदे ना। के लिए करते हैं ये। आप ऐसी एक भी कोई भी जाति बता दी जिसके लिए वो नहीं लड़ते होंगे, वो तो 36 जाति के लिए लड़ते हैं। उनके दवार पे आप कभी चले जाइए, वो कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति से हो क्या हो, वो तो सबकी हेल्प करते हैं। आप चाहे बंजारा आंदोलन देख लो, उसके नागौर में बहुत कम वोटर थे। भाजपा ये कह रही है कि वो हमारी वजह से एमपी बने हैं, अदरवाइज वो एमपी नहीं बन सकते थे, तो सर क्योंकि वो तो हमारा वोट शिफ्ट हुआ था, हमारे तो साथ सुनिए गठबंधन में थे तब नहीं सरकार सर, बनी। एक मिनट सर, यदि वो भाजपा ये बोल रही है कि वो हमारी वजह से एमपी बने थे, तो वो भाजपा ने उनका चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? वो तो बोल रहे हैं ना कि तुम 5-6 आदमियों का इस्तीफा दिलाओ, मैं भी देने को तैयार हूँ। फिर भाजपा क्यों नहीं दे रही है? यदि वो बोलते हैं कि मेरी वजह से बने, तो भाजपा को इस्तीफा दिलाना चाहिए और दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। क्यों नहीं मैं कर तो रही है कह रहा भाजपा? हूँ, भाजपा किस मुंह से आरा बोल रही सामने है? 2023, आरा सामने 2023 और लोकसभा चुनाव भी आ जाएंगे, पता लग जाएगा सबको। लोग जान रहे हैं भाई। आज सुधीर जी, आप खुद जानते हो कि 25 सांसद है राजस्थान के अंदर, एक अकेला सांसद है। क्या उसकी जिम्मेदारी है राजस्थान के अंदर गरीब लोगों की आवाज उठाना? और कोई सांसद नहीं है। आपको एक भी, सुधीर जी, आप खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचो कि राजस्थान के अंदर इतने सांसद है, एक ही सांसद है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर सांसद साहब सोए हुए हैं। क्या उनको पता नहीं है कि गरीबों की क्या हालत हो रखी है राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर क्या हालत हो रखी है किसानों की? वो आवाज नहीं उठा सकते हैं। बेनीवाल जी अकेले हैं जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, पूरे राजस्थान की आवाज उठाते हैं। और कोई एमएलए ऐसा लेकिन नहीं है जो यहाँ किसानों के हक के अंदर कोई आवाज उठाए। सवाल पेट्रोल डीजल सवाल महंगाई इससे जुड़कर इतनी है बढ़ी कि हुई है, कोई आपको आवाज नहीं उठा लगता सकता है उनके कि खिलाफ। आरएलपी 2023 में सरकार बना ले? वो बात अलग है, वो तो समय सरकार की बताएगा तो कि हम भी नहीं कह सरकार सकते, बनाते हैं नहीं बनाते, वो तो समय बताएगा। हम्म। लेकिन आरएलपी पर के बिना सरकार भी नहीं बनेगी सर, पर ये भी तय है। हम संघर्ष कर रहे हैं भाई, हम हम्म। संघर्ष के भागीदारी हैं। हम हम्म। संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे भाई, हमारा लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। जी। मैं जितनी राजनीति को समझा हूं, जितने राजनीति को जानता हूं, इतने समय से मैंने कवर किया है कई राजनीतिक पार्टियों के पॉलिटिकली लोग जो मुझे बेहतर जानते हैं, और जब मेरा उनसे संवाद होता है, मेरी बातचीत होती है, तो पता चलता है कि क्या कोई पार्टी बिना किसी रैली, बिना किसी कार्यकर्ता के, बिना किसी ज्यादा पैसे के बलबूते चुनाव निकालना, सीटें निकालनी, ये पॉसिबल हो पाएगा अगर कोई पार्टी के लिए, जो पार्टी अभी उठ रही है? देखिए सुधीर जी, हम गरीब लोगों को और बेरोजगारों को और जो पिछड़े हुए हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो समझे, अमीरों को भी समझे और गरीबों की समझे। मतलब जिसको जैसे मिल फैक्ट्री, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, वो क्या करते हैं, वो लड़ाते हैं चुनाव। कोई उम्मीदवार जैसे घोषित कर दिया ये, पार्टी ने, बीजेपी या कांग्रेस यही ने तो मैं बना बता दिया रहा उसको, था कि टिकट पैसे दे चाहिए दिया। होते हैं, बड़ा अगर पैसे बिना उनको चुनाव जीतना पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। जब हम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ता पैसे के दम पे, सही भीड़ बात है, के मान दम गया पर, आपकी तो बात को, पैसे के पैसे के दम दम पे, पर ये चुनाव हो चुके हैं। बिल्कुल पैसे के ये हम दम पे सब लोगों चुनाव ने जो देखा पार्टियां हो। लड़ती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भाई, गरीब, बेरोजगार, किसान, इनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो मतलब अमीरों की तरफ ना झुक करके, पैसों की तरफ ना देख करके, और अच्छे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को चुने, जो संघर्ष कर रहा है उनको चुने। इस चीज के लिए हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। एक सवाल आया है, मैं चाहता हूं कि इस समय सवाल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन सवालों का हम लोग जवाब के साथ बात करते हैं। सागर बिश्नोई पीलवा लिख रहे हैं कि आप जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की राजनीति पर चर्चा कर रहे हो या राजस्थान की राजनीति पर? इन 4-5 जिलों पर ही सीमित तक ही सीमित है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शायद ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया। ठीक है, जो भी है आपने किया। अगला कमेंट है कि हम सब साथ हैं राजस्थान में। ठीक है, चलिए। लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, दरअसल वो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे चर्चा का विषय सिर्फ यही था कि कौन सच्चा कौन झूठा। निश्चित तौर पर इस समय जो स्थितियां बनी हुई है, उससे ये लगता है कि प्रदेश में इस समय युवा असमंजस में है। सरकार बनने के 3 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की किसी भी पार्टी द्वारा आज तक कोई राजस्थान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट या आंदोलन नहीं किया गया जिससे कि राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए।
ये इस समय चाहे विपक्ष, लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष मजबूत होता है उतना ही विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और चाहे किसी भी पार्टी की विपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम इस समय जब प्रदेश का युवा लगातार जयपुर में बैठ करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहां पर प्रियंका गांधी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता जाकर के उनके साथ नहीं खड़ा। लगातार 50,000 पद की वैकेंसी के लिए प्रदेश के युवा पिछले 44 दिनों से जयपुर में बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी नेता जाकर के ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं इस युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो क्या युवाओं के बलबूते पर, चाहे भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, क्या वो चुनाव जीतने के लिए होगी जब प्रदेश का युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा या उनके कोई साथ नहीं खड़ा होगा? ये सवाल है और इस पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। अगर कोई कमेंट और आ गया है तो अपने बात को रखिए, नहीं तो मैं सुरेश जी आपसे एक पूछना चाहूंगा। ठीक है, तीसरा विकल्प एक और मुद्दा है, होगा इस पर प्रदेश की जनता कितना कहेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ओवैसी साहब ने कह दिया कि भाई हम भी आके चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी यह तलाश रही है, बिसाउलाल जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, और छोटी मोटी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जनता किनके साथ जाएगी, किसी बड़ी पार्टी के साथ सपोर्ट करेगी या फिर जो है छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के, या इन सब पार्टियों का थर्ड फ्रंट के साथ एक गठबंधन हो जाएगा। ये भविष्य की गर्त में, इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आम जो मनुष्य, आम आदमी है, वो परेशान है। मैं आप दोनों से 2-2 मिनट का कमेंट लूंगा, फिर 26 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट हो जाएंगे, मेरा आज का शो पूरा हो जाएगा। आप 2-2 मिनट में बात रखिए कि आज का जो आम आदमी है उसकी प्रॉब्लम क्या है। पेट्रोल, खाने का तेल, महंगाई, बेरोजगारी, और उसके सामने अब कोविड जैसी ये चीजें। क्या इस समय हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि हम राजनीतिक से ऊपर उठ करके और लोगों की भलाई के लिए काम करें, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी? क्या सुरेश, इस पर आपकी क्या बात? देखिए सर, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, ठीक है, लेकिन जो अभी आम जनता का जो मुद्दा है, मैं भी एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ। आप यदि आज ग्रामीण इलाकों में जाके देखोगे, बिजली के बिल मतलब इतने बड़े हुए आते हैं उनके। गवर्नमेंट किसी की नहीं सोच रही, किसानों की बात जरूर करती है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन किसान को कभी साथ नहीं देती है। किसान एक नाइट में मतलब अपने जो कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया की मैं बात कर दूं, उन्होंने जब सरकार बनते की स्टेटमेंट दिया था कि मैं किसानों को दिन में लाइट मिलेगी, नाइट में नहीं मिलेगी। आज तक आप किसी को मतलब वो बात अपनी मिली तो बताओ। अपने वोट बैंक के लिए और बड़े बड़े वादे जरूर करके चले जाते हैं, लेकिन किसानों की बात पे कोई नहीं सुनता है। किसान की बहुत प्रॉब्लम, उनको उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है, और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि वो बिल्कुल मतलब पे नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें पता है ना, 2 महीने का 1 महीने से बिल आता है तो वो कभी किसी उधार लेके बिल जमा कराता है। उनकी कंडीशन ऐसी है। नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन कभी उस मेन जो मुद्दा होता है उस पर कभी नहीं जाते हैं। बीजेपी हमेशा कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस वाला बीजेपी की बात करेगा। अभी पेट्रोल डीजल और महंगाई इतना बढ़ गई है कि आम आदमी का एक जीना दुश्वार हो रहा है। तुम्हारा गैस पे सब्सिडी खत्म कर दी गई है, सबका हमें तो मतलब सुधीर किचन का जी ये बजट समझ में सब नहीं आ लोगों रहा को है दिया कि ये गया है। सरकार जो प्रोटेस्ट कर रही है, जैसे कांग्रेस सरकार प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो अपने ही सरकार के खिलाफ कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है? मेरे को तो इस चीज को समझ में नहीं आ रही है। और लोगों को इसी चीज को समझना होगा कि भी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस वाले, जो भी जैसे लोगों को भीड़ भाड़ लेके जा रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? भाई अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं? इस चीज को समझना होगा लोगों को। अब बीजेपी यहाँ पे आंदोलन कर रही है राजस्थान महंगाई के सबसे अंदर। ज्यादा राजस्थान के अंदर है। पेट्रोल डीजल की रेट सबसे ज्यादा, आप सारी रिकॉर्ड उठा के महंगाई देख लो, आसमान छू रही है। बिल्कुल सारी महंगाई पूरे राजस्थान के अंदर है। हर चीज में किसी भी सेक्टर में लेके देख लो, फिर राजस्थान एक नंबर पे है, सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान के अंदर है। फिर भी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही है मतलब कांग्रेस सरकार? बीजेपी इस चीज को लोगों को समझना होगा। एक आंदोलन की हाँ भले पैसे के दम पे ये भर भर के लेके जाओ गाड़ियों को, पैसे लगा लगा के, कुछ भी करके पैसे लगा के, चाहे कुछ भी कैसे भी करके लेके जाओ लोगों को, पर ये सरकार अपने ही खिलाफ खड़ी हो रही है। मेरे को तो ये समझ में अपने बात कंक्लूड करें सुरेश जी, अपनी बात करें, मेरा समय हो चुका है जी। हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अभी जैसे राजस्थान में जो बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्यों नहीं वो केंद्र के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करती है? भाई गैस में पैसा कहाँ से बढ़ा? केंद्र से बढ़ा। उस पर सब्सिडी कहाँ से खत्म हुई? वहां से खत्म हुई। कांग्रेस सरकार वो बीजेपी के खिलाफ कर रही है, क्यों वो अपना जो सबसे ज्यादा जो पेट्रोल डीजल रेट है वो राजस्थान में, क्यों वो अपना वेट खत्म नहीं करी? वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन, क्यों नहीं बोलने की हिम्मत रखते हैं?
आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है धरातल को। गहलोत जी को क्या है, 3 साल तो निकल गए सरकार गिरते गिरते बचाने में, 2 साल और बचा है, उनको पता है निकल जाएंगे मेरे ऐसे ही, मतलब 1-2 आंदोलन कर दूंगा। उन्होंने क्या किया जनता के लिए? कुछ नहीं किया। महंगाई और भ्रष्टाचार, बलात्कार, राजस्थान में बलात्कार आज पूरे मतलब इंडिया में नाम हो गया राजस्थान को, कि यार हम भी यहाँ एमपी में रहते हैं, हमें लोग यहाँ पूछते हैं कि यार तुम्हारे राजस्थान में क्या है साला, मतलब इतने बलात्कार होते हैं, इतना लूटपाट है, क्या हो रहा है वहां पे? हमें भी शर्म शर्म से महसूस होती है कि हाँ यार अपना राजस्थान किस दिशा में जा रहा है आज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सच्चाई ये है कि राजनीतिक पार्टियां वादे जरूर करती है लेकिन धरातल पर काम कोई नहीं कर रही। विपक्ष भी अपना आप में बहुत बड़ा वादा कर रहा है, लेकिन मैंने बीते 3 साल में एक भी राजनीतिक पार्टी द्वारा सड़क पर उतर करके इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा जिससे कि सत्ता में बैठी हुई सरकार भी हिल जाए। हर कोई कह रहा है लेकिन कर कोई नहीं रहा है। सब कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं और सब अपनी कुर्सी की ही बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष इतना भी अच्छा काम करता तो मेरा सवाल यह है कि जोधपुर से लेकर के और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार की घिनौनी हरकतें हुई है और गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत के पास है, लेकिन एक भी ऐसा आंदोलन मुझे देखने को नहीं मिला। हम भी चाहते हैं कि जनता के बीच जाए, ऐसा आंदोलन को कवर करे और बताए कि राजस्थान की विपक्ष की पार्टियों ने ऐसा आंदोलन किया कि सरकार की कुर्सी हिल गई। लेकिन सच यह है कि जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर वोटरों को एकजुट करने में लगी होती है। और सच ये भी है कि आज जब कांग्रेस की रैली में जाने वाले वो लोग कौन है जो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता जोधपुर में कल अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के सामने एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारे बिजली का बिल है वो इतना महंगा हो चुका है, हमें बिजली भी नहीं मिल रही है, हमारी सुनता कोई नहीं है, हम कार्यकर्ता है। और बड़ी बात यह है कि वो पीसीसी का मेंबर भी था और उसने कहा कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। वैभव गहलोत से पहले तलवारें लेकर के लोग खड़े रहते हैं, बंदूकधारी खड़े रहते हैं, उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। ये सरकार 3 साल में एक भी ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई जिससे कि युवाओं के या बेरोजगारों या किसानों से कोई बात कर ले। अब इसलिए आई है क्योंकि उनके रैली के लिए जयपुर में भीड़ इकट्ठा करनी, तो भीड़ में जाने वाले युवाओं को भी और इस देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में इसलिए बैठाते हैं कि उनके आने से इस प्रदेश से और देश के युवाओं का भला होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो किसानों का संपूर्ण कर्जा कोई पार्टी माफ कर सकती है और न ही तमाम बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 के चुनाव में क्या होगा। थैंक यू। मेरे साथ सुरेश जी और जमन लाल जी, आप मेरे साथ जुड़े। कल फिर किसी मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, फिर जुड़ेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी, मीडिया मंथन की कोशिश रहेगी कि हम प्रदेश का वो मुद्दा उठाएं जिस मुद्दे को कोई मीडिया छूने की कोशिश नहीं करे। शुक्रिया। सबसे पहले तो मीडिया मंथन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब एक किसानों की आवाज बनकर उभर रहा है और हमारे जैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा तो मकसद ये रहता है कि जिंदगी में जब आए हो कुछ लेके नहीं आए हो और जाओगे तो भी कुछ नहीं लेके जाओगे। जो लेके जाओगे लोगों की दुआएं साथ लेके जाओगे। आप कितना कर सकते हो वो करिए। मेरा किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं रहा है, न कभी रहता है। लेकिन मेरा सवाल सच ये है कि सब लोग कुर्सी के लिए करते हैं। भाजपा ने बहुत कुछ कहा लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ भी नहीं। ये वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने किया। और अब प्रदेश में जब ममता बनर्जी हो या कोई और हो, जो बंगाल को नहीं संभाल पाए, अब वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। और चाहे विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जिस दिन कुर्सी मिल जाती है वो लोग अपने तक सीमित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब कुछ होगा। और सच ये है कि इस देश में कभी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। जब खत्म नहीं होगी जब राजनीतिक पार्टियां सब एक होकर के हल नहीं होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।